वही है घर जहाँ डर हो ना फिकर, मिट्टी की जहाँ आए खुशबू, जहाँ ख्वाब हो फलक पर और सांसों में सबर, जहाँ खुद से हो तू रूबरू। जो देखे कभी सोचे तो जान ले, है कितना खुश किस्मत तू। Let's celebrate the joy of life. Oh, we're born from the land. Oh, you and I and all. Thank you for coming for this Kalam session. Just pre-Diwali, I know you taking your time out. Now I request Dr. Vasundhara Mishra to come and give the formal welcome note on behalf of Taza TV. आज की शाम सभी को नमस्कार कलम की ओर से। और जैसा कि मैं स्वागत वक्तव्य देने के लिए यहाँ आई हूँ, वैसे नेवर जी आने वाले हैं, रास्ते में हैं, तो उनका यह दायित्व तो मैं निभा रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नेवर जी को। और हमारे बीच अनु सिंह चौधरी जी हैं, तो मैं स्वागत वक्तव्य के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से एक वक्तव्य दे रही हूँ। ज्ञान, संस्कृति, धरोहर, कला और कारोबार के केंद्र कोलकाता महानगर में प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कलम कोलकाता के इस सत्र में मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र, आयोजकों और प्रायोजक श्री सीमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी बंग भूमि पर प्रख्यात नारीवादी लेखिका, उद्यमी और परोपकारी डॉक्टर प्रभा खेतान ने 80 के दशक में प्रभा खेतान फाउंडेशन की स्थापना की थी। तब से आज तक फाउंडेशन कला, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति के साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने काम के चलते दुनिया भर में जाना जाता है। आज फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और विदेश के 40 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है और इसके आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कलम का यह आयोजन अपनी भाषा, अपने लोग की सोच को बढ़ावा देने वाली एक विशेष पहल का हिस्सा है। कलम के अलावा फाउंडेशन किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात, सुर और साज, आखर जैसे कार्यक्रम भी करता है। कलम और ऐसे दूसरे आयोजनों का मकसद सम्मानित और कई उदीयमान लेखकों, कलाकारों को ऐसा मंच मुहैया कराना है जहां वे अपने चुने हुए प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जुड़ते हैं। हमें खुशी है कि कलम कोलकाता के इस सत्र में आज अतिथि लेखक के रूप में मौजूद हैं अनु सिंह चौधरी जी। द्विभाषी लेखिका चौधरी जी का दखल विविध विधाओं में है। आप बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता हैं, पुरस्कार विजेता पत्रकार और पुरस्कृत पटकथा लेखक हैं। इन क्षेत्रों में आपके पास 2 दशक से अधिक का अनुभव है। एक पटकथा लेखक के रूप में आपने एमी नामांकित आर्या सीजन 1, 2 और 3 का सहलेखन किया है। तो डिज्नी और हॉटस्टार के लिए ग्रहण, नेटफ्लिक्स के लिए स्कूप के अलावा प्रशंसित द ग्रेट इंडियन किचन का रूपांतरण भी किया है। आपने हैप्पी टीचर्स डे के लिए स्कूप के अलावा द ग्रेट इंडियन किचन का रूपांतरण भी किया है और पटकथा और संवाद भी लिखे हैं हैप्पी टीचर्स डे के लिए। इसके अलावा डोपामाइन मीडिया की सह संस्थापक के रूप में आपने नेटफ्लिक्स के लिए अल्मा मैटर्स, इनसाइड द आईआईटी ड्रीम नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के सह निर्माण के साथ ही यूट्यूब पर
द गुड गर्ल शो का लेखन और निर्देशन किया है। आपको 2013 में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका का पुरस्कार और ग्रामीण भारत पर आधारित रिपोर्टाज के लिए 2012 में लाडली मीडिया और विज्ञापन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपने एनडीटीवी से पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और स्टार इंडिया के स्टार राइटर्स प्रोग्राम से भी जुड़ी रहीं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेलो और राइटर इन रेजिडेंस रह चुकी चौधरी 3 सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तकों की लेखिका और सर्वाधिक बिक्री वाली 20 से अधिक पुरस्कार विजेता पुस्तकों की अनुवादक हैं। भारतीय महिलाओं के जीवन और समय पर आपके स्तंभ अक्सर आउटलुक, स्क्रॉल, द वायर, फर्स्ट पोस्ट, राजस्थान पत्रिका, गांव कनेक्शन और सत्याग्रह जैसे प्रमुख प्रकाशनों में दिखाई देते हैं। वर्तमान में आप अपने अगले उपन्यास और एक फिल्म की पटकथा पर काम कर रही हैं, जिसका निर्देशन और सह निर्माण आप 2024 में करेंगी। जाहिर है आपके कामों की सूची में हमारी बातचीत का पूरा समय ही खत्म न हो जाए, इसलिए अनु सिंह चौधरी जी से आगे की चर्चा के लिए मैं एहसास वुमेन भुवनेश्वर निधि गर्ग को आमंत्रित करती हूँ। तो अब मंच हमारे बीच निधि गर्ग जी हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। ये मंच अब आपके हवाले है, निधि गर्ग जी और अनु सिंह चौधरी जी। धन्यवाद। नमस्कार। अनु सिंह जी के बारे में इतना कुछ हम सब ने सुना। इन्होंने अपनी आजीविका शुरू की पत्रकारिता से और फिर आगे कुछ कहानियाँ लिखी, फिर ब्लॉग लिखा उन्होंने, फिर इनके लिए यादों का इडियट बॉक्स रेडियो पे एक शो आता था, उसके लिए इन्होंने लिखा। उसमें फिर उपदेशक भी बनी, लोगों को भी इन्होंने उत्साह दी, राह दिखाई कहानियाँ लिखने में। और फिर डोपामाइन के बारे में भी बताया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने आईआईटी आल्मा मैटर्स को प्रोड्यूस किया इन्होंने, और अब ये पट लेखन भी कर रही हैं। तो आपकी इतनी सारी भूमिकाओं में आपको किस में सबसे ज़्यादा आनंद आता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि इनमें से क्या सबसे ज़्यादा, कौन सी भूमिका ज़्यादा पसंद है। लिखना बहने की तरह होता है, और आप अगर लिखना, आप लेखक हैं, रचनात्मक कामों में आपका की तरफ आपका रुझान है, तो फिर आप नदी बन जाते हैं और बहते चले जाते हैं। जिस ओर आपको कहानी कहने का, किस्सा गोई करने का मौका मिलता है, कोई बात रखने का मौका मिलता है, उस ओर आप बहते चले जाते हैं। और उस क्रम में ये ज़रूर होता है कि अलग अलग विधाएं, जैसा कि आप जानते हैं अब इतने लंबे चौड़े परिचय के बाद कि अलग अलग विधाएं होती हैं। न्यूज़ अपने आप में बहुत अलग विधा है, समाचार लेखन बहुत अलग विधा है, जो नॉन फिक्शन का लेखन है वो बहुत अलग है, ब्लॉग बहुत अलग विधा है, शॉर्ट स्टोरीज़ जो किताबों में छपती हैं वो और जो रेडियो के लिए लिखी जाती हैं वो बिल्कुल अलग अलग उसका ग्रामर होता है। और स्क्रीन राइटिंग तो खैर अपने आप में एक बिल्कुल नई चीज़ है। तो इन सारे और अनुवाद जो होता है वो अपने आप में ट्रांसक्रिएशन का एक अलग, बिल्कुल एक अलग माध्यम होता है। इन सारी भूमिकाओं में जो एक चीज़ कॉमन थी वो मुझे लगता है मेरे लिए जिज्ञासा थी कि वो अब नया आप क्या कर रहे हैं, आप नया क्या सीख रहे हैं। तो जब टीवी स्क्रिप्ट्स लिखने से मन ऊब गया तो लगा कि डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते जब लगा कि नहीं कुछ और नया सीखना है तो रेडियो के लिए लिखने लगे। तो दो चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली जो मैंने कहा कि बहते रहने की, निरंतर बहते रहने की चाहत, निरंतर बहते रहने की और सीखते रहने की ख्वाहिश, और दूसरा जो है जिज्ञासा, वो आपको हमेशा नई विधाओं तक लेके जाती है।
और मुझे तो लगता है कि बल्कि अब तो मैं सीख रही हूँ, अब भी मुझे लग रहा है कि अभी मुझे स्क्रीन राइटिंग अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। तो वो क्या दौर होगा, वो क्या कमाल का वक्त होगा जब आप एक बढ़िया स्टोरी टेलर, विजुअल स्टोरी टेलर के तौर पे, मैंने तो बहुत काम नहीं किया विजुअल स्टोरी टेलर, मुझे 5 साल ही हुए हैं स्क्रीन राइटिंग करते हुए। इन 5 सालों में कितना कम सीखा है, और अभी तो 20 साल और हैं, तो फिर शायद और वो दौर ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो मुझे वो उसके लिए ज़्यादा उत्साह है, और शायद वो भूमिका जो भविष्य में नज़र आएगी या दिखाई देती है, वो मेरी सबसे पसंदीदा भूमिका है। इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर वो उम्मीद, वो चाह होनी चाहिए, तभी वो प्रगति की ओर बढ़ता रहता है। तो आपकी प्रगति ने, जैसे आपको पटलेखन में उत्साह के साथ आपने उससे जुड़ी आप, और महिलाओं के ऊपर आप जैसे लिखती रही हैं। आर्या का 3rd सीज़न आ गया है। आर्या के लिए जो आपने कहानी लिखी, अब आर्या प्रेरित है एक डच सीरीज़ से, पेनोजा करके। तो जब आप ये एडेप्टेशन करती हैं, एक ग्रेट इंडियन किचन का मिसेस आ रही है, तो ऐसे जब आप एडेप्टेशंस करती हैं तो उसमें क्या चुनौतियां होती हैं कि एक डच कल्चर से आप एक इंडियन सेटअप में एक वही स्टोरी लेके आ रहे हो, तो क्या चुनौतियां आपको महसूस होती हैं, और कैसी कैसी प्रतिक्रिया होती हैं इस एडेप्टेशन में? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेखन अपने आप में अडेप्टेशन का काम है। आप आसपास देख रहे होते हैं और उसको अडेप्ट कर रहे होते हैं, उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसके बाद उसको शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। तो वो अपने आप में बहुत इनहेरेंट, वो आपका काम होता है, वो जो देख रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना, तो एक तरह का अडेप्टेशन ही है। मेरे साथ बहुत बड़ी, मुझे जो सबसे बड़ा मौका मिला था या मैंने बहुत काम किया था, वो अनुवाद का किया था। मैंने बहुत ट्रांसलेशन किया है, मैं एडिटर भी रही हूँ। तो बहुत नेचुरली वो था कि अच्छा, एक भाषा के साथ आप जब काम कर रहे होते हैं और उसको दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ 2 भाषाओं के बीच की आवाजाही नहीं होती, उसके बीच के इमोशंस की सिर्फ आप शब्दों के साथ या व्याकरण के साथ या फिर वाक्य संरचना के साथ नहीं खेल रहे होते, उसके इमोशंस के साथ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है वो लेखन में भी होती है। जब 10 साल की उम्र में आप अपनी पहली कविता लिखते हैं, तो वो भी एक किस्म का अडेप्टेशन होता है। जो आपने अपने आसपास देखा, उसको अपने शब्दों में अडेप्ट किया और उसको एक्सप्रेस किया। तो ये एक इनहेरेंट बात हो गई जो इंस्टिंक्टिवली हम सब में होती है, और शायद राइटर में वो ज़्यादा शार्प होती है। मेरे लिए अडेप्टेशन, मैं जब मैंने काम करना शुरू किया था स्क्रीन राइटर के तौर पे, तो बहुत नेचुरली वो होता है ना कि आप ढूंढ रहे होते हैं, तो मैं ढूंढ रही थी अडेप्टेशंस के काम। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत यकीन करती हूँ कि जितना हो सके अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। कहानियाँ जो मुकम्मल हैं अपने आप में, जिनका जो किसी न किसी तरह से सफलता के पैमाने पर अपने आप को साबित कर चुकी हैं, उनका विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न माध्यमों में उनका अनुवाद होना चाहिए। इसीलिए मेरा पहला काम जो था स्क्रीन राइटर के तौर पर, वो एक उपन्यास के अडेप्टेशन का काम था। आर्या हालांकि मुझे सबसे पहला कमिश्निंग प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उससे पहले मैंने 84 नाम की एक उपन्यास, सत्यव्यास की एक किताब है, उपन्यास है छोटा सा, 140-150 पन्नों का, उसके अडेप्टेशन के लिए मुझे पहला काम दिया गया था वो। और वो भी अपने आप में एक अडेप्टेशन है। मतलब वो आप 2 किरदार आपको दिए जाते हैं, 4 किरदार दिए जाते हैं, जो अगर आप अडेप्ट करें उसको तो सिर्फ 5 सीन्स में निकल कर आएंगे, लेकिन उसका आपको 8 एपिसोड्स की एक पूरी सीरीज़ बनानी है, 250-300 मिनट्स की, जिसमें अमूमन 40 सीन्स के हिसाब से 8 तो 400 सीन्स का आपको मटेरियल तैयार करना होता है। तो आप नेचुरली फिर बहुत क्रिएट कर रहे होते हैं। सो सबसे पहली चुनौती जो होती है, जिससे मैं चुनौती दरअसल नहीं मानती, मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथ होता है, वो ये कि जो मटेरियल आपको दिया गया है उसके प्रति आप किस तरह से ईमानदारी बरतती हैं। एज अ राइटर आपका काम सबसे पहले तो
उस सोल को, जो भी कहानी आपको सौंपी गई है, उसकी रूह को बचाए रखना है। हर कहानी की एक आत्मा होती है, और अगर जैसे ही, और ये इसको समझाया नहीं जा सकता, ये बहुत इंटेंजिबल बात है। उस आत्मा को, आप आत्मा को कैसे समझेंगे? आई मीन हाउ डू यू एक्सप्रेस वो यू कैन जस्ट फील इट। तो वही है कि आप कहानी में एक उसकी रूह है, वो बचाए रखते हुए जो नई दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं वो भी उतनी ही ईमानदारी से उसके साथ इंटरवीव हो। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है अडेप्टेशन की, चाहे वो एक भाषा से दूसरी भाषा में हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो, या फिर एक शो से दूसरे शो में हो। पिनोज़ा का आपने जिक्र किया, मैं एक उदाहरण देती हूँ। मुझे यकीन है कि आप सब ने शायद देखा होगा, आर्या नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए डिज़नी हॉटस्टार पर है। तो डच सीरीज़, जैसा कि कहा, बहुत सक्सेसफुल सीरीज़ थी, और ये कमाल की बात है कि कैसे तार जोड़ते चले जाते हैं। तो जब मुझे आर्या कमीशन हुई तो ये बड़ी कमाल की बात है कि कुछ था, मतलब यूनिवर्स में कुछ चल रहा था। मुझे अचानक से एक डच सज्जन का ईमेल आया, इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे ईमेल किया कि मैं इंडिया में था और मैंने नीला स्कार्फ उठाई आपकी किताब, और मैं इसको डच में अनुवाद करना चाहता हूँ, मैं हिंदी से डच में अनुवाद करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि क्यों, मतलब कोई क्यों करेगा ये काम, उनको क्या दिलचस्पी है? लेकिन मैंने कहा हाँ ज़रूर कीजिए मतलब मेरा काम था लिखना, आपका काम, आपको जो सूझे वो कीजिए। तो उन्होंने, तो हमारा एक ईमेल पर एक किस्म का संपर्क बन गया था, क्योंकि वो लगातार कहानियाँ पढ़ते थे, फिर मुझसे सवाल पूछते थे, बड़े लंबे लंबे हमारा ईमेल संवाद चल रहा था। उनके ज़रिए मैं अपनी ही कहानियों को बड़े अलग तरह से समझ रही थी, वो एक बिल्कुल अलग बात है। अचानक से मेरे पास पिनोज़ा आई, तो मैंने कहा ये तो डच सीरीज़ है। तो मैंने उनको कहा कि आपने पिनोज़ा के बारे में सुना है क्या? उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत ही मशहूर है, इसको तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, हमारे यहाँ का सबसे मशहूर क्राइम थ्रिलर जाना जाता है। मैंने कहा कुछ मुझे बता दीजिए उसके बारे में। उस सज्जन ने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनको कहा था कि हाँ आप डच में मेरी कहानियाँ अनुवाद कर दीजिए, 5 सबसे ज़्यादा पॉपुलर आर्टिकल्स पिनोज़ा पर निकाल के, जो डच में छपा होगा 5 सीजन या 6 सीजन से पिनोज़ा के, उसका अनुवाद करके मुझे भेजा, इंग्लिश में पैराफ्रेज करके, कि आप पढ़िए, आप समझिए कि पिनोज़ा की जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली कार्मेन जिस पर आर्या बनी, वो क्या है। तो ये किसी ने ना मुझसे कहा ना, बट थिंग्स जस्ट ओपनड अप। सो मुझे वो कैरेक्टर जो डच सोसाइटी के लिए क्रिएट हुई थी, उसके संदर्भ में आर्या जो एक हिंदुस्तानी प्रिविलेज्ड क्लास की एक महिला है, उसकी उन दोनों किरदारों के बीच का बीच की क्या समानताएं हो सकती हैं और क्या बिल्कुल जुदा है, ये समझने में बहुत मदद मिली। तो जब ये इस तरह के काम आप करते हैं तो फिर बहुत नेचुरली अडेप्टेशन के लिए आपको और बहुत सारे आपको समझ में, कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगता है। तो एक एग्जांपल जो मैं ये देना चाहती थी कि कार्मेन सीज़न 2 में, और ये स्पॉइलर है फिर भी मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, पिनोज़ा में भी वही होता है। पिनोज़ा में भी कार्मेन जो कि मेन कैरेक्टर है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो बिज़नेस संभालती है। आर्या में भी बिल्कुल यही होता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो सीज़न 2 में ये है कि कार्मेन सीज़न 2 में जब हम उससे मिलते हैं, सो शी इज़ मूव्ड ऑन, शी इज़ ऑलरेडी डेटिंग समबडी। अब ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में नामुमकिन था। सो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से उसकी, आर्या की जो दुनिया है, वो आर्या जो कि सुष्मिता सेन जैसी वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं जो उसको कैरी कर रही थी, तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो आप पूरी तरह से उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, उनको, उनके प्रति ईमानदारी बरतनी है आपको, आप उसके प्रति लापरवाह, और वो इट डिडंट रिंग ट्रू, नॉट दैट देयर वाज एनीथिंग मॉरली और इमॉरली रॉन्ग अबाउट इट, लेकिन ये लगा ही नहीं कि ये नेचुरल है हमारे कैरेक्टर के लिए, क्योंकि हमारा कैरेक्टर, हम मतलब महिला किरदार जो सुपर वुमेन या नायिका की जो हम बात करते हैं, हमारी नायिकाएँ जो अभी तक जो हमने देखा है वो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति होती है, और वहाँ से उनका साहस आता है। तो और ये इम्बाइब्ड है हम में, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी इसको फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड स्टीरियोटाइप को हम तोड़ें। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो स्टेपिंग स्टोन होती हैं अडेप्टेशन का, और चुनौती भी होती हैं, बट वो नई दुनिया खोलती हैं। तो इसीलिए अडेप्टेशन कहने को सिर्फ अडेप्टेशन होता है कि हाँ, इसमें मैंने एक और अडेप्टेशन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ
शायद बंगाली फिल्में देखते होंगे, पोश्तो करके एक फ़िल्म थी जो बहुत मशहूर थी। पोश्तो का मैंने हिंदी में अडेप्टेशन किया शास्त्री विरुद्ध शास्त्री के नाम से, जो अभी हाल में ही रिलीज़ हुई, कोर्ट रूम ड्रामा है। कहने को तो बड़ा आसान है ना कि एक कहानी थी, बिल्कुल वही किरदार थे, लेकिन जैसे ही आप दूसरी भाषा में उसको अडेप्ट करते हैं वो बदल जाती है, उसकी सेंसिबिलिटी, उसका ग्रामर बदल जाता है। सो उसकी ज़रूरतें बदल जाती हैं। आप फिर ऑडियंस जो देखती है जिस तरह से, वो उसको भी ध्यान में रखना होता है कि वो कैसे परसीव करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक अडेप्टेशन का टेनेट होती हैं, वो स्टेपिंग स्टोन होती हैं जो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये अडेप्टेशंस को बड़ा चैलेंजिंग बनाती है। और मेरे काम में मैं तो बहुत खुशकिस्मत रही हूँ। स्कूप एक किताब का अडेप्टेशन है, ये सारे सक्सेसफुल काम माने जाते हैं। ग्रहण 84 का अडेप्टेशन है, बेस्ड 84 पर। आर्या पेनोजा का अडेप्टेशन है, ग्रेट इंडियन किचन का अडेप्टेशन मिसेस है, पोश्तो का अडेप्टेशन शास्त्री विरुद्ध शास्त्री है। मैं एक और किताब अडेप्ट कर रही हूँ, दौरा नाम है उसका, जो नेटफ्लिक्स के लिए अडेप्ट हो रही है। तो मतलब ये तो एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है अडेप्टेशन के ज़रिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चुनौती नहीं, आपके लिए स्ट्रेंथ है। और आपने अनुवाद में भी बहुत सारा काम किया है, कई किताबें, 20 किताबें आपने अनुवाद किए हैं क्या पता आप फिर शुरू हो जाएं तो अब ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि पहले की जो नारी थी वो अबला थी, वो दुखी होती थी, वो रोती थी, वो परेशान होती थी, बाकी सारे विलियन होते थे, और सारी कहानियों में आप देख लो वो रो रही होगी, सताई हुई होगी। बट आज की जो कहानियाँ हैं उसमें औरत ना सताई हुई है, ना वो सशक्तिकरण का एग्ज़ाम्पल है, और वो घर भी चला रही है, समाज भी चला रही है, सरकार भी चला रही है। द्रौपदी मुर्मू को देखें तो आज वो हर रोल में है। तो ये जो बदलाव आया है ना कि समाज में ही मगर हमारी कहानियों में भी, तो इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? बदलाव तो हमेशा अच्छा होता है और उसको हमेशा आप वैसे ही देखते हैं जैसे उम्मीद से देखते हैं हमेशा। और ये जो बदलाव है वो भी मुकम्मल अभी नहीं है। और इस बारे में मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ ना वैक्यूम में नहीं होती। जो आप बात कह रही हैं कि अबला नहीं है अब, या किरदार मजबूत हो गए हैं, या सशक्तिकरण है, वो वैक्यूम में नहीं है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। फेमिनिज़म जो है ना वो ह्यूमनिज़म से जुदा नहीं हो सकता। अगर आप उसको वैक्यूम में लेके देखिए कि ओ इसी तरह से बिल्कुल ये स्त्री विमर्श का मतलब सिर्फ इतना ही है, तो वो अधूरा विमर्श है। फिर मुकम्मल इसलिए है या बदलाव इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास वाकई में चीज़ें बदली हैं। इस लिहाज से मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अब खुद से ही कहूँ तो मेरे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज रहे, जो मेरे सबसे मज़बूत कैटलिस्ट रहे और जिनकी वजह से मुझे मजबूती मिलती है और बड़ी हिम्मत मिलती है, वो पुरुष हैं। मेरे आसपास के पुरुष जिन्होंने और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे खुद पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, चाहे मैं बचपन में जब भी लिखती थी। मुझे कभी किसी क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं था, तो मुझे आसपास के पुरुषों ने कहा, मेरे पहले घर में मेरे भाई ने कहा, जिसको मैं आज भी अपना जामवंत कहती हूँ, मेरे पिता को नज़र आया, उसके बाद फिर जैसे दोस्त बने, दोस्तों को नज़र आया। यहाँ संजय जी बैठे हैं जो हमारे बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड है। मैं जब ब्लॉग लिखती थी किसी को नहीं पता था कि मैं क्या लिखती हूँ, मतलब छोटा सा ब्लॉग लिखती थी, फेसबुक पे डाल देती थी दोस्तों के लिए। 200-250 फ्रेंड लिस्ट में लोग थे, वो पढ़ते थे और वो लगातार कहते थे, इंक्लूडिंग हिम, कि ये ना इसमें पोटेंशियल है, इसको कुछ करो। और ये बहुत हम्बलिंग बात है कि और पहली बार जो मुझे प्रियदर्शन जी, कृपा शंकर जी जानते हैं, प्रियदर्शन जी के ज़रिए मैं उनसे मिली थी। पहली बार जो मुझसे कहा कि अपनी कहानी छपवाओ, वो एक पुरुष था। मेरे लेखन को सबसे ज़्यादा जो मैंने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, चाहे वो आर्या के लिए हो, चाहे स्कूप के लिए हो या ग्रहण के लिए हो, ये सारे पुरुष डायरेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत बहुत ईमानदारी से महिला किरदारों को समझा और उसको फिर अपनी सेंसिबिलिटीज़ के साथ ऑनर करते हुए हमारी सेंसिबिलिटीज़ को और उसको प्रेजेंट किया और उसको एम्पावर किया। तो ये बदलाव इसलिए भी है क्योंकि हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, और ये
ये हार्टनिंग बात है कि एक एहसास वुमन बात कर रही है और एक महिला ऑथर की किताब पर बात हो रही है, उसके काम पर चर्चा हो रही है, लेकिन कमरे में इतने पुरुष हैं। मुझे वाकई में लगा था कि हम बहुत सारी महिलाओं के साथ ही सिर्फ बात कर रहे होंगे, लेकिन ये इतना ही काफ़ी है और इससे इतना बहुत है, और इसकी वजह से भी अगर हम उस बदलाव को और आगे ले जा सकें, क्योंकि बात ये है कि जिस चीज़ को हम पितृसत्ता कहते हैं, जिसको पेट्रियार्की कहते हैं, बिल्कुल हम उसके सताए हुए हैं। महिलाएं उसका सबसे बड़ा वेहिकल भी हैं, क्योंकि इसी तरह से हमारी कंडीशनिंग हुई है, लेकिन उसके उतने ही सताए हुए पुरुष भी हैं। और ये जो विमर्श है वो एक से जुदा बिना मतलब दोनों को बल्कि सारे इंक्लूड करके सब तरह से इसको बिना इंक्लूसिव बनाए हुए तो किया ही नहीं जा सकता। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगी कि महिला किरदार कहानियों में स्ट्रॉन्ग इसलिए हुई हैं क्योंकि पुरुष किरदारों ने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया है, उनको चुनौती दी है, उस तरह से उनके काम को भी चुनौती दी है, कभी एलाई की तरह, कभी एंटागनिस्ट की तरह, कभी विलन की तरह। एक आर्या के लिए एक शेखावत है, एक आर्या के लिए रशियंस हैं। तो वो लगातार जो फेमिनिन और मैस्कुलिन फोर्सेस जो होते हैं, या फिर जो यिन एंड यांग का संबंध होता है, वो लगातार एक दूसरे को चैलेंज कर रहा होता है और एक से दूसरे की छवि निखर रही होती है, एक से दूसरे का स्टीरियोटाइप टूट रहा होता है, और इसलिए किरदार जो हैं वो और इवॉल्व हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही। हर औरत के पीछे एक मर्द ज़रूर है, और आज हर औरत कोशिश कर रही है कि वो काम करे। काम करने वाली औरतें बढ़ गई हैं, और उतनी ही वो अपनी आजीविका और जीवन में एक संतुलन बनाने के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए जूझती रहती है। जैसे वो धोबी हो घर का, या काम वाली बाई हो, या बच्चे के पेरेंट टीचर्स मीटिंग पे जाना है, या बच्चे का होमवर्क हुआ है या नहीं, ये सारी चुनौतियाँ एक औरत को आज, अभी हम अपनी पीढ़ी की बात करें तो आज वो जूझ रही हैं। आप इस चुनौती को कैसे देखती हैं, और आप अपनी लाइफ में कैसे डील करती हैं इस चुनौती को? ये तो रोज़ रोज़ का संघर्ष और हम सबका संघर्ष है। तो नेगोशिएशन मुझे मेरा फेवरेट शब्द है, मतलब नेगोशिएट। वो आप लगातार नेगोशिएट करके, उसके लिए हिंदी मुझे सूझ नहीं रहा, लेकिन वो कांस्टेंट जो होता है ना कि एक बातचीत के ज़रिए, संवाद के ज़रिए आप अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वर्क प्लेस में भी नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि मैं इतना नहीं समझा था, कॉम्प्रोमाइज़ एंड नेगोशिएशन उससे बेहतर शब्द है। आएगा कुछ तो इधर उसके लिए कुछ एक आएगा, पर इतना तो सब लोग वो लगातार नेगोशिएट करके आप खुद से नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि भाई इतना परफेक्शन मेरे लिए इस चीज़ में ज़रूरी है। मैं बहुत बेतरतीब इंसान हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेतरतीब। मतलब जितना मैं काम के लिहाज से परफेक्ट हूँ, मुझे कहा जाता है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है और टाइमलाइन मैं ऑनर करती है और डिसिप्लिन्ड है, घर पे मैं उतनी ही बेतरतीब हूँ। वो कई बार होता है कि नाश्ता बनाना होता है, याद आता है कि अंडे नहीं है घर में, तो वो कौन ऑर्डर करेगा। तो उसमें वो होता है कि आपको फिर कुछ चीज़ें ना लेट गो करनी होती हैं, तो आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं, फिर आप नेगोशिएट करते हैं, पहले खुद से, फिर अपने आसपास के स्टेक होल्डर्स से। और सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं, आपका परिवार स्टेक होल्डर है, आपका स्पाउस, आपके पति आपका स्टेक होल्डर हैं, बच्चे अगर हैं तो बच्चे स्टेक होल्डर हैं, पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं, आप काम पे जाती हैं तो वहाँ आपके कोलीग स्टेक होल्डर्स हैं। आप लगातार नेगोशिएट कर रही होती हैं कि इतना मैं कर दूँगी, उसके बियॉन्ड नहीं, या इतना मैं, यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज इज़। मैं अगर स्वीकार कर रही हूँ आपकी कमियों के साथ, तो आपको भी मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार करना होगा। तो ये जो लगातार संवाद और ईमानदारी बरतने की जो कोशिश होती है, मुझे लगता है ये बहुत काम आती है, न सिर्फ जीवन में बल्कि वर्क लाइफ में भी। मेरे और हम लोग जिस माहौल में काम करते हैं, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, ईगोज़ बड़े हाई होते हैं। राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सब अपने आप को आर्टिस्ट समझते हैं और है भी। तो बड़ी मतलब हम जब राइटर्स रूम में घुसते हैं, एक उपन्यास या एक नॉवल सॉलिटरी प्रक्रिया होती है लिखने की, लेकिन आप जब राइटर्स रूम में काम कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। वो दफ्तर के का माहौल होता है, आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के लिख रहे होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि स्क्रीन राइटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में होती है।
उस कॉन्फ्रेंस रूम में आपको नेगोशिएट करना होता है कि नहीं, मुझे ना ये वाली बात जो मैं इस कैरेक्टर के ज़रिए, ये मेरा पॉलिटिक्स है और ये मुझे कहनी है, तो उस पर बहस होगी और उस बहस पे आप नेगोशिएट करेंगे। बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही है, दो चीज़ें, अवेयरनेस कि आप किस हद तक किस चीज़ के लिए लड़ेंगे, कौन सा बैटल चूज़ करेंगे और कौन सा छोड़ेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको क्या फ़ायदा देगा, आप कैसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे और फिर कैसे उस चीज़ को लेकर नेगोशिएट करेंगे। यही 3 की है जो कि मुझे लगता है कि निजी जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। और ये बात कहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टेडेक्स स्पीकर भी बन जाना चाहिए। टेडेक्स स्पीकर से याद आया, मैंने आपका टेडेक्स टॉक सुना था और उसमें आपने इस पर बात की थी कि लेखक कहाँ के होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है लेखक जहाँ की कहानी बोलते हैं वो वहीं के होते हैं। आप जैसे, आपने आप बिहार से हैं, आपने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की और फिर नौकरी भी वहाँ की, उसके बाद अब आप मुंबई में हैं। तो जब आप इतने शहरों को बदला आपने, ये सफ़र आपका कैसा रहा? और अपनाना एक नए शहर को, उसकी संस्कृति को, उसके आव भाव को, ये कैसे कर पाई आप? ये कहानीकार जो होते हैं ना, बड़े कमाल की चीज़ होते हैं, बहुत ही वो बहुरूपिया भी होते हैं। तो कहानीकार हर जगह के होते हैं और कहीं के बहुरूपिया हम सारे हुए हैं। सब मुखौटा लगाए हुए जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहीं के भी नहीं होते। और ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो आप जड़ों की तलाश में, क्योंकि आप हमेशा वो लेखन क्या है, लेखन एक किस्म का वो आप हमेशा सवाल कर रहे होते हैं ना, किसी चीज़ की जांच परख है, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत गहरा परीक्षण है, बहुत कॉन्टेम्पलेशन है, होता है दिमाग में। वो नहीं, वो कुलबुलाहट से ज़्यादा। और जैसे जैसे आप वक्त के साथ, मुझे तो अब 10 साल मतलब सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग में हो गए, तो अब मुझे लगता है कि वो ना ठहराव आ गया है, इस लिहाज से कि कुलबुलाहट में अब लेखन नहीं होता, अब ठहरने में होता है। आप बहुत चीज़ों को सोच समझ के और उसका जायज़ा लेके और उसको पकने देते हैं अपने भीतर, उसके बाद अब लिखते हैं। तो उस प्रक्रिया में जो होता है कि वो आप जब पक रही होती है कोई चीज़, चाहे कोई कहानी, चाहे कोई किरदार, चाहे कोई दुनिया जो बिल्कुल जुदा होती है, बिल्कुल परे होती है आपके वास्तविक जीवन से, जो बाहर नज़र आ रहा है उससे कहीं जुदा, दिमाग में आपकी कोई दुनिया पक रही होती है, वो बहुत, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, शायद आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन वो लगातार, मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि राइटर्स ना एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, या कहीं ना कहीं उसमें कुछ उनमें होता है, वो स्प्लिट पर्सनालिटी की कुछ होता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली 2 दुनियाओं में, आप ये यहाँ पर हैं पर ये आपका रियल सेल्फ नहीं है। आप जिस दूसरी दुनिया में हैं उन किरदारों के साथ उस दुनिया को परखने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें बहुत झूठ हैं, बहुत मक्कारियाँ हैं, वो दुनिया के सारे दुख हैं जो आपको शायद वास्तविक जीवन में नहीं मिले, लेकिन आप वहाँ पाल के बैठी हुई हैं, क्योंकि उसी से आपका खाद बीज वहीं से आता है, उन्हीं दुखों से आता है। दुख सिर्फ इंसान को नहीं मांझता, सबसे ज़्यादा कहानीकार को मांझता है। तो उस प्रक्रिया में फिर आप कहाँ के हैं? आप यहाँ के तो हैं नहीं, और अगर आप यहाँ के हो गए तो उस दुनिया के नहीं रहे। ये बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं राइटर्स को। मतलब लेजेंडरी है कहानियाँ राइटर्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, लेकिन कहीं का ना होना सबसे बड़ा सुकून है, इसलिए क्योंकि कहीं के जब आप नहीं हैं तो फिर आप इतनी जगहों के हैं कि जहाँ से आप अपनी सृष्टि के बीज चुन सकते हैं, उसके लिए मिट्टी ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर उसके पेड़ लगा सकते हैं, जिसका फल आपके बाद कोई और खाएगा। आपकी कहानियाँ आपकी तो है ही नहीं, आपके बाद आपने तो लिख दिया, आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद पढ़ने वाले किस तरह से पढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, वो तो उनकी हो गई। तो ये कितनी कमाल की बात है कि नीला स्कार्फ को 10 साल हुए आए हुए, और 10 साल बाद हम उन कहानियों पर बात कर रहे हैं। तो ये है, इसलिए कहानीकार का कहीं नहीं होना। और अब जब उस ठहराव के साथ और उम्र के इस पड़ाव पे आके मुझे समझ में आ गया है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ट्रांजिशन में होती है। मतलब मैं
कंप्लीट सेल्फ होती हूँ जब मैं लिम्बो में होती हूँ, स्टेट ऑफ लिम्बो, जिसको फिजिकली स्टेट ऑफ लिम्बो मतलब हवाई जहाज़ में, होटल के कमरों में, एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में, जहाँ पर आप कोई नहीं है, जहाँ पर सिर्फ आप अपने किरदारों और कहानियों के साथ हैं। ये बड़ी उटपटांग बात लग सकती है। इसके बाद मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को जाकर कहेंगी सब बनना राइटर मत बनना। आते हैं आपकी किताब पर, नीला स्कार्फ 12 कहानियों का संग्रह है, और मुझे ऐसा लगा जैसे ये किताब औरतों की भावनाओं के बारे में बात करती है, समस्याओं के बारे में नहीं, परिस्थितियों के बारे में बात करती है। परिस्थितियों से हम सब जुड़ जाते हैं। जब आपकी किताब पढ़ो तो ऐसा लगता है ये हाँ ऐसा कुछ घटा था, या तो अपने जीवन में या अपनों के जीवन में। आपने इन किरदारों को कैसे चुना और कैसे इन परिस्थितियों को चुना, इन किरदारों को कैसे बनाया, उस पर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर हैं और छोटी छोटी हैं। वो अल्जाइमर वाली, वो स्कूल वाली लड़की शुष्टा, वो सारी कहानियाँ बड़ा मुश्किल सवाल है ये, और मैं फिर कुछ ऐसा बोलूँगी फिर आपको लगेगा कि ये कौन सी क्या है, ये राइटर्स क्या चीज़ होते हैं, लेकिन इसलिए मैं खुद को नहीं कोट करूँगी। मैं ये मैं नहीं कह रही। देखो, एक मनोवैज्ञानिक तो नहीं जज करेगा, वो सबसे नॉन जजमेंटल होता है। तो खुल के बोलो। तो एलिजाबेथ गिलबर्ट नाम की एक बहुत मशहूर, नॉट दैट मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन जिस तरह से वो क्रिएटिव प्रोसेस को देखती है ना, मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। उनका बहुत मशहूर उनकी किताब आई थी ईट प्रे लव, जो कि मेमोयर था उनकी। तो वो ना मतलब अचानक से रिकॉर्ड बेस्ट सेलर बन गई, और उनको उम्मीद भी नहीं थी। मतलब वो किताब रिजेक्ट हो रही थी कई सालों तक, और अचानक छपी और इस कदर बेस्ट सेलर बनी कि जूलिया रॉबर्ट्स ने उसके अडेप्टेशन में उस फिल्म की। सो उसलिए जब तो एलिजाबेथ गिलबर्ट ने कहा कि जब वो दूसरी किताब लिख रही थी तो बड़ा प्रेशर था। सब तो कहते थे अरे मतलब इतनी इस सफलता के बाद तो अब आपको नाकामी ही हाथ लगेगी। तो ये बहुत बड़ा ये तो उन्होंने कहा कि तब मैंने सोचना समझना शुरू किया कि ये क्या है, ये क्रिएटिव प्रोसेस क्या है। और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली कि मैं तो माध्यम हूँ। मतलब जब जीनियस की बात कहते हैं, जब ग्रीक माइथोलॉजी में जीनियस की बात कहते हैं, जीनियस को जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, वो जीनियस तो आप में है ही नहीं, वो तो जीनी से आया है, और वो जीनी तो कहीं और है आपके बाहर। आपका काम है कि आप माध्यम हैं, और आपको, और बहुत बहुत एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने बहुत सारे पोइट्स, बहुत सारे आर्टिस्ट का एग्जाम्पल दिया है कि आपका काम है अनुशासित तरीके से 9 बजे डेस्क पे बैठ जाना। आप बैठ गए, अपना लैपटॉप देख रहे हैं, सामने वाली सफ़ेद दीवार को घूर रहे हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जीनी कहीं से कोई जादू करेगी और कोई किरदार आएगा और आप उसको पकड़ के और उसको अपने पेपर पर लेकर आएंगे। आप यकीन मानिए बिल्कुल यही हुआ था नीला स्कार्फ लिखते हुए। मुक्ति जिस कहानी की आप चर्चा कर रहे हैं, अल्जाइल, वो मेरी अपनी निजी तौर पर मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है। अपनी कहानी के बारे में ऐसा बोलना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन ह्यूमिलिटी होनी चाहिए थोड़ी। तो जब मैंने वो कहानी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 9 या 10 महीने के थे, और मेरी माँ तब साथ में मेरी मदद के लिए, और मुझे पहली बार स्लिप डिस्क हुआ था, तो मुझे वो कहा गया था कि सीधा लेट के रहो। हाँ। और मुझे माँ मुझे मेरी देखभाल करती थी। मुझे नहीं ध्यान है कि क्या, मैंने कहा कि अगर एक औरत बीमार पड़ जाए, अगर मेरी माँ बीमार पड़ जाए, या जो संभाल के रखती है, जैसे मेरी माँ भी संभाल के रख रही है, मेरी माँ को कुछ हो जाए, माँ को अल्जाइमर्स हो जाए, तो फिर क्या होगा। ये एक थॉट था, और मुझे मना किया गया था। लेकिन अब वो है कि बच्चे सो गए थे, मैंने कहा कि मुझे लैपटॉप दे दो, और मैंने 2 घंटे के अंदर वो कहानी लिखी। और कहानी लिखते हुए, और मैं लगातार रोती रही। मतलब वो लिखते हुए बहुत कथार्टिक था वो प्रोसेस, बहुत खूबसूरत था, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्राफ्ट के लिहाज से बाद में वो कहानी ठीक हुई और उसको दुरुस्त की गई और उसको एडिट किया गया, वो सब ठीक है। लेकिन पहली बार जब वो कहानी पेपर पे बाहर निकली, तो वो इस फॉर्म में निकली, और वो लिख लेने के बाद, और एकदम अक्यूट पेन, 2 घंटे इस तरह टेढ़ा मेढ़ा लेट के आप लिख रहे हैं। उसके बाद मैंने वो कहानी अपनी माँ को पढ़ने को दी कि आप पढ़िए ज़रा,
और वो बैठी, वो लैपटॉप पे पढ़ती रही और वो रोती रही। फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब कोई बात है इसमें, वो कहानी हो गई, अब ये पूरी हो गई कहानी। सो इस तरह से कहानियाँ आई। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब या सिगरेट का आखिरी कश मैंने ब्लॉग पे लिखी थी। मैं वैसे ही करती थी, बच्चे बहुत छोटे थे तो वो सो जाते थे, तो मैं 2-2:30 बजे जब खाली वक्त होता था तो मैं उठ के और ब्लॉग पे कुछ लिख के ऐसे रैंडमली और सो जाती थी। कभी कोई एक बहुत छोटा सा कुछ स्निपेट होता था, कभी कोई ऐसे होता था, कोई डायरी के हिस्से होते थे, कुछ भी रैंडम इस तरह से। तो वो कहानियाँ आईं, मैंने लिखी, मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी, सिगरेट का आखिरी कश की मैं बात बता रही हूँ, मेरे इनबॉक्स में 1600 मैसेजेस थे। एक नई कहानीकार तो मैं थी ही नहीं, मतलब मेरी कहानी कभी कोई पब्लिश ही नहीं हुई थी। 1600 मैसेज अपने, और ये रात भर में हुआ था, मतलब 2 बजे मैंने डाला, सुबह 7 बजे उठ के जब मैंने अपना मेल चेक किया तो वायरलिटी मुझे तब समझ में आई थी कि अच्छा वायरल होना किसको कहते हैं। तो ये इस तरह से नीला स्कार की कहानियाँ आई थी। और वो किरदार कहाँ से आए थे, वो सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रहे होंगे। बिसेसर बो मेरे बचपन की सबकॉन्शियस की एक कैरेक्टर है जो टिकी रह गई होगी। वो उसके आसपास की दुनिया ज़रूर फिक्टिशियस है, लेकिन वो किरदार मैंने देखा है। उपधाइन की जो बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ की, सो वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आप बस वही होता है कि एज अ राइटर आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि आपके पास वो कब आ रहा है, और जब आपके पास आ रहा है वो किरदार तो आपको उसको कैसे पकड़ के और कैसे लिख लो, पन्ने पे बिठा देना है। उसके बाद जब लिखने की वो हो जाती है ना, आदत हो जाती है, जो अब 10 साल हो गए तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे आदत हो गई है। तो मेरे नोट्स भरे रहते हैं, मुझे हमेशा 200 GB एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ता है गूगल ड्राइव पे क्योंकि हमेशा मतलब लगातार मैं नोट्स में कुछ डाल रही होती हूँ। फ्लाइट में चलते हुए वॉइस नोट्स खुद को भेज रही होती हूँ, क्योंकि आपको हमेशा डर तो नहीं लगता, लेकिन लगता है कि इतनी तेज़ी से चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उनको पकड़ के आप जितनी तेज़ी से आ रही होती हैं उतनी तेज़ी से आप लिख नहीं पाते। बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पोइट्री लिखती हूँ। तो वो जब मैं ये नहीं लिखती, रात को सोते हुए ये ख्याल आ रहा है और मैं सोच रही हूँ ठीक है मुझे याद रहेगा, जो भी हो जाए मुझे याद रहेगा, मैंने कई बार रिपीट कर लिया और मुझे याद रहेगा, और सुबह वो सफ़ेद पन्ने की तरह होता है और वो कहीं नहीं होता है। तो अगर मैं वो एक पल के लिए अगर उठ जाऊं और वो नोट्स पे टाइप कर लूं तो वो जीवन भर मेरे साथ रह गया, वरना वो लुप्त हो गया। 5th सिम्फनी के बारे में, मोज़ार्ट की 5th सिम्फनी के बारे में कहा जाता है कि सपने में उनको आया था। और सपने में उन्होंने उसको क्रिएट किया था, पर वो सपने में आया था इसलिए नहीं क्योंकि ये सपने की बात थी, इसलिए क्योंकि वो लगातार वही कर रहे थे उनके सबकॉन्शियस में, उनके सपने में। कई बार हम बोलते हैं के अलावा कुछ और था ही नहीं। वो हम बोलते हैं ना कि कई बार हम प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगे रहते हैं और फिर जब छोड़ देते हैं तो वो अचानक यूरेका मोमेंट जिसे हम कहते हैं, और वो अचानक सोल्यूशन आ जाता है, बिकॉज सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आप उसको सुलझा रहे हो, उस उलझन को आप सुलझा रहे हो। एक मनोवैज्ञानिक होने के कारण मेरे चिकित्सालय में बहुत सी औरतें आती हैं, और औरतें संवेदनशील होती हैं, भावुक होती हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब जल्दी से वो उन्हें ठेस भी पहुंच जाती है, दुख भी हो जाता है, दर्द भी हो जाता है। तो इस बात से बहुत सी औरतें जूझती हैं। और एक बात जो बहुत चिंताजनक मुझे लगी, क्योंकि मेरे पास हर उम्र की और हर वर्ग की औरतें आती हैं, वो काम करती हैं, बच्ची हैं, बड़ी हैं, 15 साल से ऊपर के बच्चों को मैं लेती हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी कि औरतों की एक बड़ी दुखदाई समस्या ये है कि उनको चरित्रहीन जैसा शब्द उनके लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पति ने अपनी पत्नी को, भाई ने बहन को, पिता ने अपने बच्चे को, दोस्त ने अपनी सहेली को, जहाँ वो काम करती हैं वहाँ पे समाज में किसी की ज़ुबान कतराती नहीं, बहुत जल्दी वो उसको स्लट शेमिंग कहा जाता है, उसका नाम चिपका देना इतना आसान कैसे है, और ये कब बदलेगा? हम
अगर आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो मर्दों से वार्तालाप करेंगी, उनसे उठेंगी, बैठेंगी, हंसेंगी, खाएंगी, घूमेंगी, सब कुछ। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत सारी औरतें आके कई बार तो माएँ भी अपनी बेटियों को कह देती हैं। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है, ये समाज में कैसे इसका सुधार आएगा? बड़ा मुश्किल है ये सवाल, क्योंकि ये मतलब मैं तो राइटर होने के नाते ही कह सकती हूँ। और एक फिल्म जो हैप्पी टीचर्स डे का जिक्र कर रही थी डॉक्टर वसुंधरा, दरअसल वो हैप्पी टीचर्स डे के तौर पर नहीं रिलीज़ हुई, वो बनी हैप्पी टीचर्स डे के तौर पर थी, पर रिलीज़ हुई सजनी शिंदे का वायरल वीडियो के नाम से। वो वो फिल्म लिखने का मुझे मतलब साथ में लिखने का मौका मिला, उसके डायलॉग्स मैंने लिखे। वो इसी बिल्कुल इसी मसले की बात करती है। द गुड गर्ल शो का थीम, वन ऑफ द थीम्स भली लड़कियाँ बुरी लड़कियाँ, जो बाद में नॉवल के फॉर्म में लिखा गया, उसका थीम भी यही था, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, की एक अंडरलाइन थीम। हालांकि क्योंकि वो दो किरदारों के बीच का संवाद है, और वो जो पुरुष किरदार है वो बहुत बल्कि लड़की से ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ वो अपनी साथ की कुलीग को देख रहा है। सो मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बड़ा आसान होता है कैटेगराइज कर देना, बॉक्सेस में डाल देना, और उससे निकला जाएगा कब होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये ज़रूर मुझे मालूम है कि उसकी लगातार बात की जानी चाहिए और उसके बारे में कहानियाँ ज़रूर कही जानी चाहिए। और सबसे पहले तो ये डिफ़ाइन होना चाहिए कि चरित्र, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, वो कैरेक्टर चीज़ क्या है, कैसे डिफ़ाइन होता है, कौन तय करता है वो उसके लिए आप वो क्या पैरामीटर्स हैं जो तय करते हैं? कपड़े तय करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ कब घूमते हैं, रात में जगते हैं कि दिन में काम करते हैं कि रात में काम करते हैं, क्या तय करता है वो कैरेक्टर? और ये किसी के कपड़े, किसी का खान पान, किसी की जीवनचर्या, किसी का समाज कैसे तय कर सकता है? मतलब ये तो बहुत सुपरफिशियल बातें हुई ना। मुझे तो लगता है कि कैरेक्टर तो रेजिलियंस से बनता है, वो इंसान के अंदर से आना चाहिए। तो वो कैरेक्टर बनने के लिए तो करेज चाहिए, वैल्यू सिस्टम है, परिवेश, मतलब आपकी वेशभूषा थोड़ी आपका कैरेक्टर तय करेगी, आपका वैल्यू सिस्टम तय करेगा कि आप में रेजिलियंस है कि नहीं, आप में हिम्मत है कि नहीं, आप गलत के लिए के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं कि नहीं, आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं कि नहीं। तो ये सारा जब तक हम वो डेफिनेशन नहीं बदलेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। और उस डेफिनेशन को बदलने के नाते एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आपका काम, या एक राइटर के रूप में मेरा काम ये है कि उन कहानियों को, इन थीम्स को जितना हो सके उसको अपने काम में बचाए रखना और शामिल किए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। और इतने सवाल पूछने के बाद मैं आप सब श्रोताओं को भी अवसर देना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहें? जी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक जो क्योंकि हमने डॉक्टर प्रभा खेतान के बारे में इतनी बातचीत हो रही थी, बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार से हूँ और छठ के लिए मैं घर गई थी, मतलब अपनी माँ के घर गई थी, और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, और वहाँ पर मैंने उनकी डॉक्टर, और मेरे साथ वो किताब थी अन्या से अनन्या, और मैं पढ़ रही थी उनकी जीवनी। बहुत साल पहले की बात है, मुझे लगता है 12, 14, 15 साल पहले की बात रही होगी। और ये बड़ा मतलब मुझे डांट पड़ी कि ये क्या है कि भाई पूजा पाठ चल रहा है और तुम किताब लेके बैठ गई हो। लेकिन उनकी किताब पढ़ते हुए, और मैं इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि जब एक औरत एक तरीके से अपनी ज़िंदगी तय करने का फ़ैसला लेती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं फ़ैसला लेती, वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए फ़ैसला लेती है, आने वाले समाज के लिए फ़ैसला लेती है। तो मैं और आप जो फ़ैसले लेंगे एज अवेयर विमेन, जो प्रभा खेतान ने फ़ैसला लिया, उससे मेरा उस दिन का डिसीजन बहुत क्लियर, मुझे उस दिन बहुत क्लियरली ये बात याद है कि वो किताब पढ़ने के बाद मेरी पहली सोच ये थी कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। ये बहुत बड़ी अवेयरनेस होती है, बहुत बड़ा लिबरेटिंग फोर्स होता है। और ये
किसी औरत ने आपके या किसी ने भी जो भी जिसको आपने पढ़ा, जिसको देखा, जिसके बारे में आपने जाना, उससे आपने इंस्पायर होके किया, यही चीज़ अगर हम आगे भी बढ़ाते रहें तो मुझे लगता है कि इसलिए ये बातचीत ज़रूरी होती है, इस तरह के विमर्श ज़रूरी होते हैं, इस तरह की चर्चाएं ज़रूरी होती हैं, और जितना हो सके रोल मॉडल से मिलना और उनको बातचीत करने का मौका देना आगे की पीढ़ियों के लिए। आई होप देयर आर मोर यंग फेसेस आल्सो नेक्स्ट टाइम, जब हम अगली बार ऐसा कोई सेशन करें तो उसमें और यंग लोग भी हों, इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एक डाइग्रेशन था, लेकिन सॉरी आई जस्ट थॉट। ओके, नमस्कार मैम। राजस्थान के बहुत छोटे से गांव पियर जाना होता है, तो जैसे आपके नीले स्कार्फ में मैंने पढ़ा था, तो वो महिला है, वैसी कहानी हकीकत भी बनती है और हम लोग देखते हैं और उनके सपोर्ट में खड़े भी नहीं होते हैं। हकीकत बात ये देखते हैं, अभी बहुत साल हो गए यहाँ शादी के बाद रहते रहते तो आती है, पर वो किरदार हम लोग आंखों से भी देखे हैं। तो बहुत लोगों में प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, वो लिखना चाहते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेगी कि वो इस ये तो उसको सच के साथ बाहर लाए और किस तरह लिखें, इसके बारे में आप हमें कुछ थोड़ा सा बताएं तो काफ़ी अच्छा होगा। कोशिश मैं भी करती हूँ थोड़ा थोड़ा लिखने की, छोटी छोटी बातें, और अखबार में भी लिखती हूँ। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो सब्जेक्ट उसमें उठा है, जिस तरह वो बाप पलट के जवाब देती है, मैंने आंखों देखा पर लिखने की हिम्मत नहीं हुई। तो इसीलिए आप हम मैसेज क्या देना चाहिए? थैंक यू। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूँ, ये कि पहले तो कि वो किरदार आपके लिए रिलेटेबल है, ये मेरे लिए बड़ा ग्रेटिफाइंग है। एक राइटर को और क्या चाहिए सिवाय इसके कि उसके किरदार किसी और को भी उसी तरह से समझ में आ रहे हैं, या उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी के आसपास के भी लोग हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्या करना चाहिए जो लिखना चाहते हैं उनको। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो अपेक्षा जो अगर हम जोड़ देते हैं ना किसी चीज़ से कि मेरे लिखने से ये हो जाएगा, वो वक्त के साथ शायद आते आते आना, मैं और क्या कर सकते हैं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने क्या किया ये बता रही हूँ कि मैंने जब लिखना शुरू किया था ना तो कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं ब्लॉग जब करती थी तो ये बिल्कुल कई बार तो ये कोई पढ़ता भी नहीं था, और मैंने तो अपना ब्लॉग भी बहुत दिनों के बाद पब्लिक किया था, और क्रेडिट नहीं मिलता था। जब मैं डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट्स लिखती थी, मैंने शायद 35-38 डॉक्यूमेंट्री की फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी होगी, कोई क्रेडिट नहीं मिलता उसका, लेकिन आप फिर भी करते चले जाते हैं क्योंकि आप कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि शुरुआती दिनों में ये ज़रूरी होता है कि आप लगातार लिखें, और अच्छा बुरा बिना क्राफ्ट के, क्योंकि वो हम अंग्रेज़ी में एक बहुत फेमस एक स्क्रीन राइटर हैं, वो कहते हैं कि राइटिंग इज़ नथिंग बट री राइटिंग एंड यू लर्न टू राइट ओनली बाय राइटिंग। तो वो कोई और तरीका ही नहीं है। बिना लिखे आप लिखना सीख ही नहीं सकते, और बिना लिखे कैसे लिखें का जवाब भी नहीं आ सकता। तो वो और ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि प्लेटफॉर्म मिले, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 15 लगे, हो सकता है बिल्कुल नहीं लगे। मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि मुझे हर तरह का प्लेटफॉर्म मिल गया, और शायद रिलेंटलेसनेस की वजह से, मैं थोड़ी ज़िद्दी भी हूँ, मतलब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो रिजेक्शंस बहुत आसानी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्ट हो गई, अगला बताओ कि क्या करना है। तो वो उस तरह की शिद्दत के साथ कि आप सिर्फ लिख रहे हैं क्योंकि आपको लिखना है, ये किरदार पकड़ना है, ये कहानियाँ कहनी है। उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत भी आ जाती है, शब्दकोश भी विस्तृत हो जाता है, कहने का तरीका भी आ जाता है, और मजमून भी बदलने लगता है। Nuji, it's been a very, very interesting session. और apart from all that you do, I think you should also plan to become a teacher. इतनी अच्छी तरीके से और humble तरीके से आप समझा रही हैं. I have 2 questions. One is a compliment with a question. Every time you answer, there's a very infantile smile. आपके चेहरे पे एक बहुत innocent सी मुस्कुराहट होती है, और इतने अलग अलग चीज़ों को आप लिखती हैं, इतनी डाइवर्जन्स में लिखती हैं। आपने उस सौम्यता को कैसे बचा के रखा है? हाउ हैव यू प्रोटेक्टेड दैट? I will take the compliment, but I do not know how to answer the question.
इट्स जेन्युइन, इट्स वेरी जेन्युइन. मतलब आप प्लीज़ अपने आप को नोटिस करिएगा एंड यू विल फाइंड अनदर स्टोरी देयर. अनिंदिता जी अगली बार से शीशा शीशा हम सबकी आँखों में है ना. एंड द सेकेंड वन इज़, have you been influenced by Pakistani serials and movies? Would you like to उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Because बहुत सारे words आपकी बातों में निकले, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, इसीलिए. ताज़ा उर्दू सीख रही हूँ इसीलिए. No really, I have actually started. मैंने अभी उर्दू पढ़ना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है फॉर्मली, और अभी उर्दू पोइट्री तो इसलिए शायद. लेकिन हाँ, आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तानी सीरियल्स में जिस तरह का डेप्थ होता है उस लेवल का हमने किया था. मतलब 15 साल 20 साल पहले टेलीविज़न पे हमने उस तरह का काम किया था. मुझे उस एकता कपूर के सास बहू सीरियल्स के पहले जो दौर था, रवि राय के बहुत सारे सीरियल्स आते थे, उसमें वो गहराई होती थी जो पाकिस्तानी सीरियल्स में हुआ करती है. अब अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, उस तरह के रिश्तों की बारीकियों की कहानी नहीं बनती. अभी भी आप अगर इफ़ यू लुक एट माई फिल्मोग्राफी यू विल बी शॉक्ड. मतलब आई नेवर थॉट आई कुड बी अ थ्रिलर राइटर. आई एम एक्चुअली नोन एज अ थ्रिलर राइटर. ये मतलब मुझे अभी इस बात, हाँ आर्या, ग्रहण, स्कूप, ये सब थ्रिलर्स हैं. इसलिए क्योंकि थ्रिलर्स ही चलते हैं. रिलेशनशिप ड्रामा में भी थ्रिल ही चाहिए सबको. और शास्त्री विरुद्ध शास्त्री भी कोर्ट रूम ड्रामा बन गया, उसमें एलिमेंट ऑफ थ्रिल चाहिए. सो वो तो इसलिए भी बदला क्योंकि दर्शक बदल गए, देखने का तरीका बदल गया. लेकिन हाँ, पाकिस्तान क्योंकि वो सबसे करीबी है हमारे सेंसिबिलिटीज़ के लिहाज से, भाषा के लिहाज से, हमारी ज़ुबानें एक जैसी हैं, हमारा इतिहास साझा है, तो वहाँ और इसलिए रिश्तों को लेकर या फिर पेट्रियार्की, जिस तरह की पेट्रियार्की से हम जूझते हैं या जिस तरह के फ्यूडल सिस्टम से हम जूझते हैं, वो बहुत एक जैसा रहा है. तो मेरे शुरुआती दिनों में भी मैंने खूब पढ़ा. मतलब मेरी सबसे पसंदीदा राइटर इस्मत चुगताई हैं. मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बड़ी होकर इस्मत चुगताई बनना चाहती हूँ. तो वो इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा होगा, जिस तरह से वो देखती हैं, जो ह्यूमर है, वो सटायर जो, और बहुत फ्रेश ह्यूमर और बहुत फेमिनिन ह्यूमर. ऐसा ह्यूमर मंटो की कहानियों में आपको अलग किस्म का ह्यूमर मिलेगा, इसमें चुगताई की कहानियों में बिल्कुल अलग तरह का ह्यूमर मिलेगा. तो बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस रहा. शायरी का इन्फ्लुएंस रहा, हम और उर्दू लेखन का रहा. ज़िंदगी गुलजार है मेरी फेवरेट, अभी तक की सबसे फेवरेट सीरीज़ रही है उस लिहाज से. तो बिल्कुल आपने बिल्कुल. Now she is creating कोरियन ड्रामा ना. Now she is creating, अब वो बना रही हैं. आपका सवाल. हेलो, नमस्कार. ये सब हिंदी भाषियों के बीच शायद मैं एक ही बंगाली राइटर हूँ. ओके, थैंक यू. আমি বাংলা বুঝতে পারি. ओह वेरी गुड. खूब ভালো. एक्चुअली बंगालीज राइटर, लेडीज़ राइटर जितने काम कर रहे हैं इस दुनिया में, मेरे को लगता है कि हिंदी साहित्य में उतनी ज़्यादा लेडी राइटर है नहीं. और ये कोलकाता में हम लोग जो देखते हैं, हेलो, लेडीज़ का जो बंगाली लेडीज़ का जो जीवन यापन है और जो है, हो सकता है कि बहुत ही अच्छे स्कूलों में, लेकिन जीवन यात्रा जब शादी होने की बात करें तो वैसे ही 100 साल पुराने, लेकिन बाहर निकलता है, फेसबुक में फ़ोटो डालता है एकदम हीरोइन जैसा. अंदर बदल नहीं रहा है, बाहर बदल गया है. लेकिन बंगाली लेडीज़ लोग लगता है अंदर बाहर दोनों ही बदले, और वो साहित्य में भी उसकी छाया पड़ती है. तो जैसे आप हिंदी भाषा की लेखिका हैं, तो मेरा आशा ये है कि फ्यूचर में आपकी लेखा में ये आए, क्योंकि साहित्य समझ की दर्पण होता है, ये माना जाता है. तो और साहित्य ही समझ को बदल भी सकता है. ऐसी कहानियाँ हो जो लेडीज़ को अंदर से भी और बाहर से भी दोनों रूप से बदल दे. ये अनुरोध है आपसे. अनिंदिता जी, इनको नीला स्कार्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन गिफ्ट कीजिएगा प्लीज. नो, आई कैन रीड हिंदी. एक्चुअली मेरा बोलने का हिंदी बहुत टूटा फूटा है, क्योंकि बंगालीज में जेंडर डिवाइडेशन नहीं है. बिल्कुल. हाँ, गाड़ी आती है लेकिन कोई खाता है कोई जाता है, ये
बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं ताज़ा टीवी में स्पीकर के रूप में बैठती हूँ, ये नेवर जी का फेवर है, हाँ, बट आई कैन रीड हिंदी। बहुत 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 अच्छी बात। और ये आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू से हियर। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ कि वाकई में सच है कि बंगाल में बहुत बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, जहाँ पर साहित्यिक इतिहास रहा है या सिनेमा का इतिहास रहा है, जहाँ पर महिला किरदारों का, चाहे शरद चंद्र की कहानियों में और टैगोर की कहानियों में हो, जितना भी मैंने अनुवाद पढ़ा है बंगाली साहित्य का या सिनेमा में, सत्यजीत रे की सारे महिला किरदार अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रोग्रेसिव। तो आपके पास एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा, और वो जैसा कि आपने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सिनेमा भी समाज का दर्पण होता है, और वो रिफ्लेक्ट करता है, वो एक दूसरे के मिरर्स हैं। साहित्य भी वही दिखा रहा है जो समाज में चल रहा है, और समाज भी वही दिखा रहा है जो समाज भी साहित्य से प्रभावित हो रहा है। तो जो भी मतलब उसका इतिहास रहा है, हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग किस्म की बातचीत हो जाएगी। और मैं ये मानती हूँ कि हिंदी में इस तरह का हिंदी में अगर आप देखें इतिहास देखें लेखकों का, तो वही बहुत गिने चुने नाम हैं, और पुराने जब मैं और बड़े साहित्यकारों की जिक्र कर रही हूँ, उस दौर में लिखी जाने वाली जो लिख रही थी लेखिकाएं, उसमें महादेवी वर्मा थी या सुभद्रा कुमारी चौहान थी। बड़े कम नाम आते हैं हिंदी में बहुत। और महादेवी वर्मा भी जो लिख रही थी वो स्मृति के रेखा चित्र लिख रही थी। उनकी कविताओं में भी बहुत एक किस्म का वो जिस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करती थी, वो उसमें नारीवाद था, लेकिन एक किस्म का उसमें कोमलता थी उसमें। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स नहीं रचे गए। अगे की फ़ीमेल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, बहुत फीमेल, कमलेश्वर जी की फ़ीमेल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। तो पुरुषों ने भी जो लिखा वो, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि बहुत कम लिखा गया। और उसके बाद एक पूरी परंपरा तैयार हुई 60, 70, 80 के दशक में, जब बहुत सारी महिलाओं ने लिखना शुरू किया। 90 तक आते आते कई सारे महिला अलका सिरावगी हैं, उषा प्रियंवदा हैं, प्रभा खेतान जी थी ही, मृदुला गर्ग थी, मैत्रेयी पुष्पा थी। इन्होंने बहुत काम किया और बहुत लिखा, और उसकी जो कुलबुलाहट थी, जो बदलने की कुलबुलाहट थी या ज़रूरत थी। अलका सिरावगी मारवाड़ी समाज से हैं, मैत्रेयी पुष्पा जी यूपी उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये सारे समाजों का जो चिंतन था, जो उनकी नाराज़गी थी, एक किस्म का जो एक रेज था, बहुत नेचुरल रेज जो था, वो धीरे धीरे करके आने लगा। और हमको जो थोड़ा बहुत मौका मिला है, हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नॉट टू से कि रेज ही होना चाहिए, या नॉट टू से, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि प्रोग्रेस का, प्रगति का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप क्या पहन रहे हैं या किस तरह के परिवेश में रह रहे हैं या किस तरह की शिक्षा दीक्षा आपको मिल रही है। प्रगति का पहला पैमाना सोच होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है। समाज में कितना बदलाव आया है, वो उससे पता चलता है कि हम एक दूसरे से किस तरह से पेश आ रहे हैं हम। और उसमें, और वो तो ट्रांजिशन का फेज़ है और बदलेगा ही। बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं, लेकिन आई विल टेक योर नोट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आई विल कीप दैट टू माई माइंड, एंड आई विल मेक श्योर कि और महिला लेखकों से रूबरू कराया जाए इनको। अमृता प्रीतम का नाम लिया, पंजाबी, हाँ। सो बहुत समृद्ध परंपरा रही है हिंदी में भी। वो पंजाबी में लिखती रही, हिंदी में अनुवाद हुआ उनका। तो एक आखिरी सवाल सर की तरफ से। योगदान किया है, मैं एक स्पेशली आपसे जानना चाहता हूं कि एक लेखक अपनी मन की भावना या उसके जो एडेप्टेशन की आपने बात की, वहाँ पे उसकी एक ओरिजिनलिटी रहती है। एक अनुवादन जब आप करते हैं, वहाँ पर किसी और है या विचारधारा है, चिंतन धारा है, उसको जब आप अनुवाद कर रहे हैं, कहीं आपने उस लेखक के जो फिलॉसफी, जो फ़लसफ़ा या इमोशंस है, और उसको अनुवाद करते हुए आपकी जो विचारधारा है, उसके साथ कहीं अंतर्द्वंद का आपने सामना किया हो, और उस कश्मकश को, उस दौर को, हाउ यू हैव ओवरकम, हाउ डू डील विद दैट? अनुवाद का डिटैचमेंट का सब कमाल का लेसन होता है। अनुवाद करने का जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये कि
जब आप सोर्स मटेरियल आपके पास होता है और उसको आप देख रहे होते हैं तो वो एक तरह से आप ख़ुद को डिटैच करके आपका काम फिर वही होता है कि आप माध्यम हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी किताबों का अनुवाद किया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी किताबों का अनुवाद किया जहाँ पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती थी लेखक के काम से। और मैं नाम भी लूँगी, एक अनुजा चौहान बहुत बहुत मशहूर बेस्ट सेलिंग ऑथर है, मैंने उनकी किताब का अनुवाद किया था और बड़ी बहुत बेस्ट लाइन नावल थी, बाद में फिल्म भी बनी उस पर। लेकिन जब मैं कर रही थी तो मुझे मतलब कोफ्त हो रही थी कि ये ज़ोया नाम था उस कैरेक्टर का, कि ऐसी क्यों है, ये इतनी स्टीरियोटिपिकल क्यों है, उसको बिल्कुल वैसे ही बना दिया गया है कि दिल्ली के करोल बाग में एक तरह से, और वो यंग और वो इस तरह के कपड़े पहनेगी और इस तरह के, सो वही डिफ़ाइन कर रहा है उसको और उसको वही चाहिए, वैलिडेशन ही चाहिए, एक सक्सेसफुल एक वो बेसिकली कहानी ये है कि वो क्रिकेट कैप्टन जो है, इंडिया का क्रिकेट कैप्टन, उसके वो PR करने जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। सो मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन और उससे फिर आप थोड़ा सा झिझक भी जाते कि करें नहीं करें, लेकिन फिर आपको ठहरना पड़ता है और उसके बाद होता, आपको याद दिलाना पड़ता है कि आपका काम सिर्फ इसको उसी रवानगी के साथ अपनी भाषा में इस तरह से कह देना है जिससे इस जो लेखक ने कहा है उसके काम से बेईमानी ना हो। सो पहला, आप एक अनुवादक के रूप में आपकी पहली भूमिका उस काम के रूह को पहचान के और उसके प्रति ईमानदार बने रहने की है। ये अडेप्टेशन की भी शर्त है, ये ट्रांसलेशन की भी शर्त है, और ये बिना एक किस्म का के डिटैचमेंट के नहीं आता। तो वो धीरे धीरे करके ही, मुझे तो बहुत वक्त लगा सीखने में, लेकिन मैं यही है कि अब मेरे पास चॉइस है। तब तो मैं ट्रांसलेशन, उसके लिए मेरा लाइवलीहुड था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी करती थी क्योंकि काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब चॉइस है कि मैं वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। वो इतने साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी बता रही थी संजय भाई को कि मैं पेरियार के एसेज का भोजपुरी में अनुवाद कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी विचारधारा से पूरी तरह सहमति रखती हूँ, लेकिन मेरा काम है उनकी भाषा के प्रति ईमानदारी बरतते हुए, उनकी विचारधारा के प्रति ईमानदारी बरतते हुए जिस भाषा में अनुवाद कर रही हूँ उस भाषा के प्रति भी उतनी ही ईमानदारी रखूँ। बस इतना याद रखते हैं तो वो काम निकल जाता है। फिर एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहती हूँ। आपकी एक कहानी थी जिसमें एक स्कूल शिक्षिका या प्रिंसिपल थी जो अपने घर का ध्यान नहीं रख पाती थी, उनके अपने बच्चे उनको देख नहीं पाते थे क्योंकि उनका पूरा समय स्कूल में जाता था। मुझे अभी तक वो कहानी याद है और आपका इमोशन याद है कि वो एक तरह से सबकी माँ थी, मतलब तो नॉट एन आइडियल वुमेन एग्जैक्टली, अगर समाज में देखा जाए तो नॉट एन आइडियल वुमेन, तो अगर समाज की नज़र से देखा जाए। और अब आर्या के बारे में आपने कहा कि द वुमेन मूविंग ऑन, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि ये, आई थिंक ये मीडियम का फ़र्क है। वो आपकी अपनी चीज़ थी और यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और जिसमें कि सबको ऑन बोर्ड लेके चलना है। तो आपको लगता है कि कहीं पर, बट यू आर दैट राइटर, यू आर द काइंड ऑफ राइटर हु फील्स दैट कि ऐसी भी एक औरत एक रोल मॉडल हो सकती है जो अपने बच्चों को नहीं देखती है, जो 1000 या 500 जितने भी बच्चे थे उनको देखती है। तो आपको लगता है कि मतलब ये व्हाट यू लाइक योर लेगेसी टू बी, लेगेसी आप क्या इसको होना चाहेंगी या आर्या को? जैसे इनका जो सवाल था वो जजमेंट का, ये तो आज का प्रॉब्लम नहीं है। मेडुसा को भी जज करके काटा गया, सर काटा गया, चरित्रहीन बोल के काटा गया फॉर द इम्पैक्ट शी हैड ऑन मेन। तो सती प्रथा तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, तो वाई कैन अ वुमन नॉट मूव ऑन? मतलब नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जितना हो सकता है ईमानदारी बरतते हुए, अगर आपने आर्या देखी हो तो आर्या इज़ दैट मदर हुज लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट। और सीज़न 1 में एक सीन है जिसमें उनका जो बेटा है, he tries something and he ODs basically, and the girl ODs. So she's grappling with a lot of her daughter has mental health issues. Season 2 is about that. Season 3 is about the rage that her kids feel towards her. So आर्या की तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके बच्चे ही उसके सबसे बड़े दुश्मन उस तरह से हैं। उनकी सारी नाराज़गी अपनी माँ के खिलाफ है। सो आर्या की कहानी में और डॉक्टर निर्मला मिश्रा की कहानी में जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल का, जिन्होंने
जिनको लगता था कि उन्होंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया और ये गिल्ट बहुत सालों तक उनके मन में रहा। दोनों में यही समानता है, और यही समानता बनाए रखना या फिर ध्यान में रखना और उसके प्रति जितना हो सके जागरूक तरीके से उसको डाले रखना एज अ राइटर, माध्यम की सीमाओं को समझते हुए भी करना मेरा काम है। सो दैट इज़ वॉट आई एम पेड फॉर। ये और जो लेगेसी की आप बात कह रहे हैं, वो एक्चुअली लेगेसी के तौर पर मैं यही लेगेसी छोड़ना चाहूँगी जहाँ पे फ्लॉड हैं, मतलब औरतें बहुत फ्लॉड हैं, और हम सब, क्योंकि इंसान है ना, ऐसा तो है नहीं, कार्डबोर्ड कैरेक्टर तो आप बता नहीं सकते ना। वो भी गलतियाँ कर रही हैं, उनकी भी डिज़ायर्स हैं, उनकी भी एम्बिशंस हैं, और वो एम्बिशंस जायज़ हैं, उसमें क्या बुराई है। और अगर प्रायोरिटाइज़ कर रही है वो किसी और चीज़ को या उस एम्बिशन को, तो आप उसके लिए उसको जज नहीं कर सकते। तो वो उस लेगेसी में इस तरह के औरतों की किरदारों को कहानियों के तौर पर बचाए रखना, और नॉन फिक्शन जब लिख रही हूँ तो शायद वैसे किरदार ढूंढ के रोल मॉडल्स की कहानियाँ कहते रहना, यही बस लेगेसी बनी रहे, तो आई थिंक बहुत काम कर लिया। स्कूप में भी आई डोंट नो इफ़ यू सीन स्कूप में भी जो मेन कैरेक्टर है उसका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस जर्नलिस्ट है, और वो अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ देती है, जिसके लिए उसके मन में बहुत गिल्ट है और बड़ी तकलीफ़ है। और मतलब ये सबसे बड़ा उसका कॉन्फ्लिक्ट है। एक माँ का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वो छोड़ी हुई औरत है, उसको प्यार हो जाता है, मतलब वो तो, और उसके बाद उसका एम्बिशन उसके डाउनफॉल की वजह बनता है। तो ये सारे किरदार तमाम सारे जजमेंट्स के बावजूद बचे रहें हमारे कहानियों में, बस यही मकसद है। आपका काम देखने की, what is your work, because when you're very resistant you don't want to read also, you just want to switch off. So मैं यहाँ से I want to take that for my clients, that what is it they can see. In terms of because it's just very entertaining, so it's easier to see, देखा जाना चाहिए। तो मैं तो बहुत strongly recommend करूँगी कि आर्या देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो privileges के उसमें बहुत ठीक है, थ्रिलर है, मसालेदार कमर्शियल सीरीज़ है, लेकिन अगर आप लेयर्स में जाएंगे तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशियो कमेंट्री टू मेक अगेंस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब हाउ women are judged, how a woman decides her own parameters for herself। वाली कोई बात है उसमें, कुछ झंझोड़ जाए। हाँ, वो सिर्फ कैरेक्टर के लिए देखा जाना चाहिए कि मैं ये हो सकती हूँ तो कोई भी हो सकता है, जिस इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, और एंटरटेनिंग है इसलिए। और मेरे काम के अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो बहुत डीपली मूविंग है, और इस तरह का सिनेमा बहुत बन भी रहा है। मैं नाम सोचने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हों। I'll think about it and I'll actually let you know. Thank you so much. Deep gratitude. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। मैं हिंदी में जवाब दूँ, चलेगा ना? हाँ। सबसे बड़ा क्लू जो है, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, वो तो ज़िंदगी है, लाइफ अराउंड यू। वो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती है, सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स देती है, क्योंकि हम सब में, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम बहुत सारे मुखौटे लगाए होते हैं। वो और दूसरा चीज़ ना, डेडलाइन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होती है कि जब आपके पास डेडलाइन होती है ना, तो आपको हर हाल में आपके सीन्स लिख के देने होते हैं, आपको अपनी स्क्रिप्ट पूरी करनी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनु सिंह चौधरी जी की यात्रा हम लोगों ने सुनी, किस तरह उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग को आगे बढ़ाया, और एक महिला होने के नाते उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, और वो एक
हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हुए आज हमारे सामने बम्बई के बहुत बड़े बड़े फिल्में बना रही हैं, वेब सीरीज़ बना रही हैं और कहानियाँ भी इनकी बहुत सारी हैं, उपन्यास भी हैं। तो एक तरह से वो राइटिंग के माध्यम से हमारे बीच हैं और हमने आज उनका बहुत बढ़िया चर्चा सुनी निधि गर्ग जी के साथ और बहुत हम समृद्ध हुए और साथ ही साथ इनका हम सम्मान करेंगे। तो मैं बुलाती हूँ अंजना दत्ता जी को जो आएँ और इनका सम्मान करें। अनु सिंह चौधरी जी का। शाम को यादगार बना देने वाली निधि गर्ग जी का हम आपके प्रायोजक श्री सीमेंट और मीडिया पार्टनर ताजा टीवी के लिए आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत मुबारक दिवाली की। थैंक यू सो मच। Let's celebrate the joy of life.